डिक्रीज और ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम दो चीज़ों को सिंपली डिफ़ाइन कर लेते हैं कि डिक्री क्या है और ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आते हैं डिक्री पे। अ डिक्री इज़ बेस्ड अपॉन जजमेंट। जो डिक्री होती है वो हमेशा जजमेंट पर बेस करती है। इसके अलावा डिक्री हमेशा जजमेंट को ही फॉलो करेगी। एक डिक्री में ये बताया जाएगा कि जो सूट में या प्रोसीडिंग में जो भी पार्टीज़ हैं उनके राइट्स क्या हैं। मतलब एक डिक्री में पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन किया जाएगा। अब एक डिक्री प्रिलिमिनरी या फाइनल या पार्टली प्रिलिमिनरी या पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब आते हैं ऑर्डर। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 के तहत एक फार्मल एक्सप्रेशन किसी भी सिविल कोर्ट के डिसीजन की जो कि डिक्री ना हो उसे ऑर्डर कहते हैं। ज़्यादातर जो सूट्स होती हैं या प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी सूट की, उसमें एक डिक्री पास होती है, लेकिन जो ऑर्डर्स हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। अब आते हैं अपने ऑर्डर 21, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। जो डिक्रीज और ऑर्डर्स होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। सबसे पहले पेमेंट अंडर डिक्री। अब किसी भी डिक्री में किसी पेमेंट की एग्जीक्यूशन करनी है या उस डिक्री में किसी पार्टी को पेमेंट होनी है, सही है। एक है डिक्री होल्डर, दूसरा है जजमेंट डेप्टर। जजमेंट डेप्टर ने डिक्री होल्डर को एक सर्टेन अमाउंट पे करनी है डिक्री के तहत, तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया है उसी कोर्ट में भी, उस कोर्ट से बाहर भी डिक्री होल्डर को पे किया जा सकता है किसी बैंक के थ्रू, पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू, और जो डिक्री होल्डर है उससे राइटिंग में साइन लेके एज एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा डिक्री होल्डर से, या कोई भी बंदा जो अथोराइज्ड एजेंट है उस पेबल मनी को लेने के लिए तो वो भी ले सकता है। इसके अलावा सी में ये बात कही जा रही है कि कोर्ट को जो भी मुनासिब लगे इस मामले में कोई भी डायरेक्शन दे सकती है। किसके लिए? मनी जो कि पेबल अंडर अ डिक्री है। रूल 1 के सब क्लॉज 2 में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी पेमेंट क्लॉज ए के सब रूल 1 के तहत होती है तो उस पेमेंट का नोटिस डिक्री होल्डर को दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जजमेंट डेप्टर ने बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो उस चीज़ का नोटिस डिक्री होल्डर को दिया जाएगा, या किसी और मोड से किसी और मेथड से जजमेंट डेप्टर डिक्री होल्डर को पेमेंट करता है तो उस चीज़ का नोटिस डिक्री होल्डर को देगा। अब आते हैं रूल 2 पर। वेयर एनी मनी पेबल अंडर अ डिक्री ऑफ एनी काइंड इज पेड आउट ऑफ कोर्ट। अब रूल 2 के सब क्लॉज 1 में यह बात कही जा रही है कि कहीं भी अगर कोई भी पेएबल मनी किसी डिक्री के तहत जो पे होनी है वो आउट ऑफ कोर्ट होती है, तो कोर्ट के बाहर कोई ऐसी एडजस्टमेंट होती है, कोई ऐसी पेमेंट होती है, या कोई ऐसा पार्ट उस पेएबल मनी जो अंडर अ डिक्री पे होनी है, कोई उसका कोई पार्ट सेटिस्फाई होता है, या कोई ऐसी एडजस्टमेंट होती है कोर्ट से बाहर जिस कोर्ट की अब ड्यूटी है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने का, तो इन बातों के बारे में उस कोर्ट को नोटिस दिया जाएगा। सिंपली इसमें यह कहा जा रहा है रूल नंबर 2 में कि कोई भी ऐसी पेमेंट जो अंडर अ डिक्री पे करनी है कोर्ट से बाहर, तो कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट हो रही है या कोई ऐसी सेटिस्फिकेशन उस डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर के बीच में हुई है, सही है, तो उस एडजस्टमेंट और उस सेटिस्फिकेशन या कोई भी मनी पे हुई है तो उसके बारे में डिक्री होल्डर कोर्ट को सर्टिफाई करेगा। फिर कोर्ट उस एडजस्टमेंट को या उस सेटिस्फिकेशन को या उस ट्रांजैक्शन को जो भी है अपने रिकॉर्ड में रखेगी। रूल 2 का सब क्लॉज 2 में ये बात कही जा रही है अगर कोर्ट से बाहर ऐसी कोई पेमेंट या एडजस्टमेंट होती है तो जजमेंट डेप्टर कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा ऐसी पेमेंट एडजस्टमेंट के बारे में, और
कोर्ट में अप्लाई भी कर सकता है कि डिक्री होल्डर को नोटिस इशू किया जाए शो कॉज का। तो एक दिन फिक्स किया जाएगा कोर्ट के थ्रू और डिक्री होल्डर से पूछा जाएगा कि आपने ऐसी जो भी अमाउंट पेमेंट हुई है या कोई भी एडजस्टमेंट हुई है उसके बारे में कोर्ट को सर्टिफाई क्यों नहीं किया। सही है। एंड इस किस्म के सर्विस के बाद, मतलब जो नोटिस भेजी गई, नोटिस सर्विस के बाद डिक्री होल्डर फेल हो जाता है शो कॉज में कि ये बताने में कि पेमेंट या एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुई थी इस चीज़ को कोर्ट में रिकॉर्ड करने के लिए, तो कोर्ट उस चीज़ को फिर रिकॉर्ड करेगी अपने रिकॉर्ड में, उस पेमेंट को या उस एडजस्टमेंट को। अब क्लॉज 2 के रूल 2 के सब क्लॉज 3 में ये बात है कि अगर कोई भी ऐसी पेमेंट जो रूल 1 के तहत नहीं हुई है, ऐसी कोई पेमेंट या ऐसी कोई एडजस्टमेंट से जो रूल 1 के तहत नहीं हुई है, तो कोर्ट उस पेमेंट या एडजस्टमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। सही है। वो कोर्ट जिसकी ड्यूटी है डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने की। कोर्ट्स एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज। कोर्ट डिक्रीज को एग्जीक्यूट कैसे करवाएगी। रूल 3 में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सही है, कोई ऐसी स्टेट या टेनियर जो एक ऐसे जुरिस्डिक्शन में सिचुएट करती है जहाँ उस स्टेट या टेनियर पर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है, तो उनमें से कोई भी एक कोर्ट उस स्टेट प्रॉपर्टी या टेनियर को अटैच करके सेल कर सकती है कम्प्लीटली। सही, अटैच भी कर सकती है इंटायरली उस स्टेट या टेनियर को, या उसे सेल भी कर सकती है इंटायरली। रूल 5 में ये बात कही जा रही है कि अब एक कोर्ट है जिसमें एक डिक्री पास हुई है। अब वो कोर्ट चाहती है कि मैं इस डिक्री को किसी और कोर्ट में भेजूं एग्जीक्यूशन के लिए। अगर डिस्ट्रिक्ट सेम है तो वो किसी भी फॉर्मल कोर्ट में उस डिक्री को भेज देगी उसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूशन के लिए। अगर वो कोर्ट जहाँ पर अब भेजी जा रही है इस डिक्री को वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, किसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, तो फॉर्मल कोर्ट के बजाय उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस डिक्री को भेजा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हैदराबाद में एक डिक्री पास हुई है तो वो सिंध के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी कोर्ट में उस डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा रहा है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उस डिक्री को भेजा जा रहा है वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट नहीं हो सकती। उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही उस डिक्री को भेजा जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। नंबर 6, रूल 6 में ये बात कही जा रही है कि अब एक कोर्ट दूसरे कोर्ट में एक डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए भेज रही है तो उसमें ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले उस डिक्री की एक कॉपी, उसके अलावा एक ऐसी सर्टिफिकेट जिसमें ये बताया गया हो कि इस डिक्री की जो सेटिस्फिकेशन है वो ऑब्टेन नहीं हुई है। सही है। विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट से वो डिक्री पास हुई है। सही है। उसके अलावा और वेयर द डिक्री हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन पार्ट, उसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि डिक्री का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके अलावा किस लिमिट तक, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक उस डिक्री को सेटिस्फाई कर लिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि उस डिक्री का वो कौन सा हिस्सा है जो एक ऐसा पार्ट जो अभी तक अनसेटिस्फाइड रहा है। 2 चीज़ें ये हो गई। सी में हमें ये बात बताई जा रही है कि अगर उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो उस ऑर्डर की कॉपी, अगर ऐसा कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए तो उसके इफ़ेक्ट में भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आई होप कि आपको ऑर्डर 21 रूल 1 से रूल 6 तक समझ में आ चुका होगा। सो अब के लिए मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रूल 7 से हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम करें, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जितना आसान हो सकता है उस हद तक आपको ईजीली समझा सकें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक the video, please share this video with your friends, hit the bell icon, press the subscribe button. I'll see you soon in the next video. Allah Hafiz.